देख, कल हम लोग देख लिए थे कि काइजर विलियम फर्स्ट, जो कि भाई था किसका, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का, वो भाई था, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से 1858 से 1861 तक काम आया, माने राजा के पद को संभालने का काम कौन किया, उसी का भाई काइजर विलियम फर्स्ट, जो कि 64 वर्ष का था। 64 वर्ष का था। यह थोड़ा सा बुद्धिमान और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की तुलना में थोड़ा सा राजनीतिक और कूटनीतिक था। ये पहला ही काम करता है कि रूस में, देखो बहुत काम करेगा, ऑटो वन बिस्मार्क रूस में जाएगा और रूस के राजदूत के पद के लिए जाएगा और वहाँ पर राजा जार अलेक्जेंडर थर्ड से दोस्ती करेगा। फिर इसका चुनाव होगा कहाँ के राजदूत के लिए, फ्रांस के, 8 फरवरी में होगा 1862 में, और सितंबर 1862 में इसको बुला लिया जाएगा। कहाँ बुला लिया जाएगा, पुनः प्रसा के लिए, और इसे बना दिया जाएगा प्रसा का चांसलर। ठीक, किसे, ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क को किसका चांसलर बना दिया जाएगा, प्रसा का। अब ये प्रसा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री का पद पा गया। इसको बनाया कौन है, 1861 में उसके मृत्यु हो जाएगी उसके भाई की, जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ब्रेन माने उसके दिमाग का संतुलन गड़बड़ हो गया था 1858 से उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका भाई कौन, काइजर विलियम फर्स्ट। काइजर विलियम फर्स्ट उसके स्थान पे सब काम कर रहा था, लेकिन 61 में जब उसकी मृत्यु हुई तो पूर्ण रूप से वो राजा का पद ग्रहण कर लिया। उस समय वो 64 वर्ष का था काइजर विलियम फर्स्ट। इसके विषय में आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिए हैं, देखना हो तो पिछले वीडियोज को क्या करिए आप देखिए खूब बढ़िया से। हाँ, अगला इसके बाद आप लोगों को ये भी बता दिए थे कि कहाँ से किसका क्या जुड़ाव रहा। यहाँ पर ये वाला एरिया था किसका, बाल्टिक सागर का, इस तरफ था उत्तरी सागर। इसी बाल्टिक सागर के जस्ट बगल में था कील नहर, जिस पर कील बंदरगाह था, जो कि डेनमार्क के अधीन था। डेनमार्क के अधीन, और हुआ था एक संधि जिसे हम कहते थे वर्साय की संधि। कौन सी संधि, वर्साय की संधि। ये संधि भी आपको बता दिए थे। अब आगे देखिए, हम लोगों को देखना है, जितना ये सब बोल रहे हैं ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा है, नहीं देखोगे ये वाला समझ में कम आएगा। बिना उससे कनेक्ट हुए ये वाला देख लो, क्योंकि आधा पार्ट कर लिए थे। पिक्चर का बीच से चालू है, ये पिक्चर का आगे वाला हिस्सा पूरा ट्रेलर गायब है, पीछे से चल रहा है, बीच से। अब बीच से उसमें कैसे कैसे ऑटो वन बिस्मार्क का उदय हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या क्या किया, किस वजह से वो जर्मनी का महान नेता बना, ये सब पिछले वाले वीडियो में, पिछले पिक्चर में आप लोगों ने देख लिया है। ठीक, यहाँ से देखिए अब क्या करेगा, फ्रांस में जब प्रसा का ये बनेगा क्या, चांसलर, कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। देखो अब काइजर विलियम फर्स्ट ये थोड़ा सा बुद्धिमान है, काइजर विलियम फर्स्ट। काइजर विलियम फर्स्ट है कौन, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का भाई काइजर विलियम फर्स्ट। यह इस समय जिस समय है ये 64 वर्ष का है। कितने वर्ष का, 64 वर्ष का। ये हम बात कर रहे हैं 1861 की, क्योंकि इसका भाई 1861 में मृत्यु हो जाएगा इसके भाई का। 1858 में उसका ब्रेन वाला तबीयत खराब होगा ब्रेन की वजह से, और वो बीमार रहेगा और दिमागी हालत उसका ठीक नहीं रहेगा, शासन चलाता रहेगा उसका भाई, याद है ना। और 61 में उसकी मृत्यु होगी तो पूर्ण रूप से ये शासन चलाना चालू कर देगा यही। और तब जब ये शासन पर बैठेगा तो 3 बड़े परिवर्तन करेगा ये। पहला परिवर्तन याद करो, ये ऑटो वन बिस्मार्क को क्या बना देगा, ऑटो वन बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर, ऑटो वन बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर, हाँ प्रसा का चांसलर, प्रसा का चांसलर 1862 में चांसलर। ठीक, 1862 में प्रसा का चांसलर बना दिया जाएगा किसको, ऑटो वन बिस्मार्क को। अब ये देखिए, ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, अपने भाई की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि एजेड भी है 64 वर्ष का। अब दूसरा ये परिवर्तन करेगा वान रून को बना देगा युद्ध मंत्री। और इसी के बाद वान
वान मोल्टके को ये बना देगा क्या, सेनापति, सेनापति। और ये देखिए दो बड़े और परिवर्तन करेगा, ये 39th रेजिमेंट, रेजिमेंट सेना के लिए रेजिमेंट, और 9 कैविलरी, कैविलरी माने घुड़सवारी के लिए, कैविलरी, कैविलरी इसकी भी स्थापना करेगा। लेकिन देखिए इनमें क्या चाहिए, धन। अब इसको स्थापित करने के लिए, सेना और कैविलरी को स्थापित करने के लिए इसको धन चाहिए। और याद करो इसके पहले ऑटो वन बिस्मार्क को बता दिए थे कि प्रसा का ये नेतृत्व किया है, याद है, प्रसा का नेतृत्व करेगा जा करके संसद भवन में। ठीक, संसद भवन में जाके कौन नेतृत्व करेगा, प्रसा का नेतृत्व कौन करेगा, ऑटो वन बिस्मार्क। यह संसद भवन से प्राप्त करेगा धन, किसके लिए, रेजिमेंट और कैविलरी के लिए। देखो ये इसका काम चालू है, ये पहले ही समझदार है। अब प्रसा का नेतृत्व कर रहा था संसद में जाकर के, जिस संसद में लोगों ने बनाया था संविधान, और उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, याद है ना, ताज पहनने से इनकार कर दिया। तो उसी संसद भवन का ये नेतृत्व, प्रसा का नेतृत्व कौन करने के लिए जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। इसकी महत्ता को देख करके फिर इसे बनाया जाएगा रूस का, और फिर उसके बाद रूस के बाद इसको बनाया जाएगा फ्रांस का। पहले इसको प्रसा का ही बनाया जाएगा, क्या, प्रसा का नेतृत्व करने के लिए इसे बना दिया जाएगा ना, चांसलर तो बाद में बना है। प्रसा का नेतृत्व करेगा, माने संसद भवन में प्रसा का नेतृत्व कौन करेगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक, ये था। इतने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ देखो धन की जरूरत पड़ी, तो इस धन को पास कराया कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क धन को पास कराएगा, और ये दोनों ही रेजिमेंट ठीक से चलने लगेंगी। अब ऑटो वन बिस्मार्क को पहले ये जानता था, शुरू में ये कहा करता था कि जो ऑस्ट्रिया के समर्थन में रहता था, ऑटो वन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के समर्थन में शुरू से रहता था। लेकिन बाद में इसका दिमाग बदला और ये समझ गया कि ऑस्ट्रिया के साथ अब दोस्ती नहीं, बल्कि अब दोस्ती करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा आप कौन उत्पन्न करेगा, ऑस्ट्रिया। कौन उत्पन्न करेगा, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को ये चाहता है क्या करना, ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से यहाँ से हटाना चाहता है। अब यहाँ से हटाने के लिए देखो ऑस्ट्रिया से, तो क्रीमिया का युद्ध आपको बताए थे, क्रीमिया के युद्ध में रूस का साथ नहीं दिया था कौन, ऑस्ट्रिया। देखो ऑटो वन बिस्मार्क के विषय में कल बताए थे आपको कि ऑटो वन बिस्मार्क घोर विरोधी, लोकतंत्र का घोर विरोधी, राजतंत्र का प्रबल समर्थक न, और उदारवादी का घोर विरोधी था। यह चाहता था कि लोग उदारवाद में, यह कहा करता था कि यह माने लोकतंत्र तो एक छलावा है, अगर देश प्रेम है तो देश राष्ट्र प्रेम तब होता है जब लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करें, ये न देखें कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है। इसका कहना था कि लोकतंत्र एक छलावा है, एक नाम मात्र का कहना है, देशभक्ति नाम मात्र का है, इसमें कोई देशभक्ति नहीं होता ना। ये क्योंकि ये समर्थक था, ये क्रूर था, निरंकुशवादी था, ये राजतंत्र में विश्वास करने वाला था। ठीक, तो इसीलिए ये क्या करेगा, जब भी देखो ऑटो वन बिस्मार्क किसी को मारना चाहेगा ना, तो उसको पहले कूटनीतिक तरीके से कमज़ोर करेगा। अब कूटनीतिक तरीके से कमज़ोर किसको करेगा, क्योंकि इटली के, जर्मनी का सबसे बड़ी बाधा कौन होगी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा होगा। तो ऑस्ट्रिया, अब देखिए एक समझौता हुआ था, वियना समझौता। वियना समझौता में डेनमार्क के अधीन में आ गया था कौन, स्लेस्विंग और हालस्टाइन। स्लेस्विंग और हालस्टाइन दोनों ही किसके अधीन आ गए थे, डेनमार्क के। डेनमार्क इस पे सब कुछ कर सकता था, लेकिन अपने में मिला नहीं सकता था। यहाँ व्यापार कर सकता था, यहाँ सब कुछ कर सकता था, लेकिन खुद डेनमार्क में इस दोनों एरिया को मिला नहीं सकता था। ऑटो वन बिस्मार्क समझ गया कि अगर हमको इसको हराना है तो पहले इसको क्या करिए, चारों ओर से इसको बेदखल करिए, माने फ्रांस भी इसका साथ न दे, कुछ तरीका लगाइए, रूस भी ना आए और इसको डायरेक्ट मारो। तो मारने के लिए, ऑस्ट्रिया से झगड़ा करने के लिए ये करेगा क्या, पहले ऑस्ट्रिया से संधि करेगा। किससे, ऑस्ट्रिया से संधि। किसके लिए संधि करेगा, कहेगा आओ चलिए हम और आप दोनों मिल करके इस स्लेस्विंग और हालस्टाइन को क्या करते हैं, हरा देते हैं। और आपको अगर याद हो तो इस तरफ था कौन सा सागर, बाल्टिक सागर, और इस तरफ था उत्तरी, और यहाँ पर किल नहर था जो किल बंदरगाह भी था। इस किल बंदरगाह पर व्यापार बहुत बेहतरीन होगा। तो व्यापार इस समय कौन कर रहा था, डेनमार्क। तो ये लालच में आ गया ऑस्ट्रिया, सोचा कि प्रसा का ऑटो वन बिस्मार्क कह रहा है, अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, दोनों लोग मिल करके
इस स्लेस्मिंग और हॉलस्टाइन को जीत लेते हैं तो एक एरिया वो रख लेगा और एक एरिया हम रख लेंगे। दोनों लोग क्या करेंगे, बढ़िया से व्यापार करेंगे ना, टैक्स वसूलेंगे बंदरगाह का। क्यों? क्योंकि जिसका बंदरगाह है वो टैक्स वसूल सकता है, तो दोनों लोग टैक्स वसूलेंगे, प्रसा भी और ऑस्ट्रिया भी। तो ऑस्ट्रिया क्या काम करेगा, इसके बहकावे में आ जाएगा। दोनों लोग एक संधि करेंगे, ऑस्ट्रिया और प्रसा की संधि होगी, वर्साय की संधि। देखो लिखवाए होंगे आपको, वर्साय की संधि ऑस्ट्रिया और किसकी, ऑस्ट्रिया और प्रसा की। देखो वियना, हाँ वही, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, प्रसा के बीच कौन सी संधि होगी, वियना की संधि, वियना की संधि, हाँ वियना की संधि। अब ये संधि जो है जनवरी में होगा, जनवरी 1862, जनवरी 1864, सॉरी 1864। देखो जनवरी 1864 में मैत्रीपूर्ण, ये दोनों कहेंगे हम दोनों क्या हैं, मित्र हैं। ये मित्रता वाली संधि होगी कि हम दोनों मित्र हैं और हम दोनों इस मित्रता को वियना की संधि द्वारा क्या करते हैं, हाँ आज हम लोग इस वियना की संधि में हम एक दूसरे को मित्र घोषित करते हैं और हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। देखो जानबूझकर ऑटो वन बिस्मार्क इसको फंसा रहा है अपने चाल में। ऑटो वन बिस्मार्क जिससे भी लड़ेगा, अभी आप देखोगे जहाँ जहाँ युद्ध करेगा पहले उसको चारों ओर से घेरेगा, चारों ओर से उसको अकेला कर देगा, तब युद्ध करेगा। चारों ओर से अकेला करके तब जाके टूट पड़ेगा। और फिर अगर अकेला हो गया कोई देश तो उस पर लड़ना आसान हो जाएगा। यहाँ अकेला क्या करेगा, पहले ऑस्ट्रिया को मिलाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम जर्मनी के एकीकरण करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, तो ऑस्ट्रिया को ये मिला लिया किस संधि द्वारा, वियना की, जनवरी 1864। और जस्ट एक महीने बाद फरवरी 1864, फरवरी 1864, 1864 में इसके ऊपर लगा देगा, डेनमार्क के ऊपर कहेगा कि डेनमार्क क्या कर रहा है, इन दोनों क्षेत्रों को अपने मिला रहा है ज़बरदस्ती। और ये कहा गया था कि ऑस्ट्रिया उसमें संधि में, जब ये वियना की संधि है और उसके पहले याद करो जब संधि हुआ था, आप लोग इटली पढ़े होंगे, फ्रांस में, तो फ्रांस में याद करो कौन, वियना समझौता ना, तो उस समझौते में इसको दिया गया था ये एरिया और कहा गया था कि आप ये एरिया ले लीजिए, इस पर आप अधिकार नहीं कर सकते, इस पर आप व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर लगाया गया आरोप कि डेनमार्क इन दोनों क्षेत्रों को क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती अपने मिला रहा है। और ये नियम में था कि डेनमार्क इन क्षेत्र पर सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने एरिया में मिला नहीं सकता। तो ये दोनों देश मिल करके कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, मिला रहा है, और इसके ऊपर टूट पड़ेंगे दोनों ही देश मिल करके, ऑस्ट्रिया और कौन, प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों ही देश मिल करके युद्ध करेंगे किससे, डेनमार्क। डेनमार्क के ऊपर आरोप लगाएंगे कि डेनमार्क को कहा गया था कि आप क्या न करिए, आप इस क्षेत्र पर केवल व्यापार कर सकते हैं, इसको अपने क्षेत्र में मिला नहीं, और ये ज़बरदस्ती कर रहा है, अपने क्षेत्र में मिला रहा है, इसलिए हम दोनों देश इसको क्या कर रहे हैं, उसको हम माने अलग कर रहे हैं, माने इसके सापेक्ष इसके तरफ से लड़ रहे हैं। किन तरफ से, स्लेस्मिंग और हॉलस्टाइन। स्लेस्मिंग और हॉलस्टाइन की जनता कह रही कि हमारे तरफ से क्या करिए, युद्ध। अब युद्ध होगा और युद्ध में डेनमार्क की क्या हो जाएगी, हार। कौन सा युद्ध होगा, देखो मिटा दें, इतना उतारो जल्दी। अब देखो ये देखो, धन भी इकट्ठा कर लिया, चालाकी से रेजिमेंट भी बना लिया, कैविलरी भी बना लिया, ऑस्ट्रिया को मिला भी लिया। कौन, ऑटो वन बिस्मार्क की दूरदृष्टि सोचो, किसको मिला लिया। और 1864 में ही युद्ध करेगा किसके साथ, फरवरी 1864 में डेनमार्क से युद्ध कर लिया। और जैसे ही डेनमार्क से युद्ध किया, डेनमार्क क्या हो गया, हार गया। इस युद्ध में डेनमार्क की हार हुई। कितने देश मिले, 2 देश। डेनमार्क की हार हो गई। देखो लिख दिए हैं, इसको देख लो आप। ये फ्रांस है, फ्रांस, ठीक। अब ये फ्रांस, अब देखो डेनमार्क की हार हुई, और डेनमार्क की जब हार हुई तो इस हार में इसने गेस्टाइन का संधि किया 1865 में, 1865 गेस्टाइन की संधि, गेस्टाइन की संधि। अब गेस्टाइन की संधि किसके विषय में, किसके बीच हुआ है, गेस्टाइन की संधि होगा किसके बीच,
ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो ये गेस्टाइन की संधि हो जाएगी ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच क्यों होगा, अब इसको समझो। ऑस्ट्रिया और प्रसा समझो कहानी, तब समझ में आएगा। देखो पहले दोनों मिले और मिल करके किसको मार दिए, डेनमार्क को। डेनमार्क को मार करके जीत लिए, और जब जीत लिए तो ये दोनों संधि कर रहे हैं। कौन सी संधि, गेस्टाइन की। अब गेस्टाइन की संधि में बांटेंगे क्षेत्र को। ये जो हाल्स्टाइन है, हाल्स्टाइन दे देंगे किसको, हाँ हाल्स्टाइन दे देंगे ऑस्ट्रिया को, हाल्स्टाइन। और खुद रख लेगा प्रसा कौन सा एरिया, स्लेस्विग, स्लेस्विग। और ये कहता था कि मुझे ये, इसका राजा देखो इस समय ऑस्ट्रिया का जो राजा है जो इसको ले रहा है, जोसेफ है ना, जोसेफ, हाँ फ्रांसिस जोसेफ है पूरा नाम, अगर लिखना चाहो तो फ्रांसिस जोसेफ, फ्रांसिस जोसेफ, फ्रांसिस जोसेफ। कहाँ का राजा है, ऑस्ट्रिया का, जिसने युद्ध लड़ा। अब ये कहा, अब ये देखो इस वाले एरिया में डेनमार्क वाले लोग हैं और जर्मन मूल के लोग हैं। कहाँ कहाँ के लोग, डेनमार्क और जर्मन मूल के लोग किस जगह पे हैं, स्लेस्विग में। और इस वाले हाल्स्टाइन एरिया में, ये जो हाल्स्टाइन है इसमें केवल जर्मन मूल के हैं, जर्मन मूल के। अब ध्यान से सुनो, देखो किस तरीके से इसको फंसा रहा है ना, कितना चालाकी से फंसा दिया किसको, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को लग रहा है कि हम एक क्षेत्र पा गए, कौन सा, हाल्स्टाइन का, लेकिन जानबूझकर ये फंसाया गया है ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा किसको, ऑस्ट्रिया। ये कहता था कि मैंने ये जब दिया ना क्षेत्र ऑस्ट्रिया को हाल्स्टाइन, तो ये सीधा स्टेटमेंट बोला है ऑटो वन बिस्मार्क, मैंने दरार को कोरे कागज से भर दिया ना। मुझे ये विश्वास नहीं था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार जोसेफ मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा कि कौन सा क्षेत्र ले लेगा, हाल्स्टाइन। मैंने कोरे कागज से दरार को भर दिया, यानी अगर कागज कहीं दरार है और वहाँ कागज लगा दो तो कोई भी पैर रखेगा क्या होगा, धंस जाएगा, गिर जाएगा। तो बस यही कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि फ्रांसिस जोसेफ हाल्स्टाइन को लेने के लिए भी राजी हो जाएगा। ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, और यह राजी हुआ। और यह जैसे ही राजी हुआ, क्योंकि यहाँ हाल्स्टाइन में रहने वाले लोग कहाँ के हैं, जर्मनी मूल के, सब विद्रोह कर देंगे, सब के सब विद्रोह कर देंगे। और जब विद्रोह करेंगे तो ये जो फ्रांसिस जोसेफ है ये कहेगा कि मुझे जानबूझकर ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा फंसाया गया। किसके द्वारा, ऑटो वन बिस्मार्क। यहाँ जर्मन मूल के लोग जो इस हाल्स्टाइन क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं हमको स्वतंत्र होना है, हम स्वतंत्र होंगे, हम जर्मनी मिलेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, जो करना हो कर लो। अब ये जानबूझकर दिया था कौन, ऑटो वन बिस्मार्क जानता था अगर हम स्लेस्विग दे देंगे तो फिर ये कभी विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, डेन वाले लोग डेनमार्क के लोग हैं और जर्मनी के, और बहुत ज़्यादा लोग डेनमार्क के थे, कम लोग कहाँ के थे, और हाल्स्टाइन में पूरा के पूरे जर्मनी। तो जर्मनी के लोग हैं तो मिलेंगे किस में, जर्मनी में। और ये दे दिया है किसको, ऑस्ट्रिया को। किसको दिया है, देखो कितना दिमाग लगाया है ऑस्ट्रिया। और ये जब आपस में ही लड़ना चालू कर देंगे, ऑस्ट्रिया और खुद हाल्स्टाइन के लोग, और ऑस्ट्रिया में क्या होना चालू हो जाएगा, दरार, विद्रोह होना चालू हो जाएगा आपस में ही। और तब ये समझ जाएगा कौन, कि ऑटो वन बिस्मार्क जानता था ये पक्का संधि को तोड़ेगा, जो हमारा मित्रतापूर्ण संधि किए थे डेनमार्क के साथ। अभी देखो वियना की संधि किया था किससे, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से किया था डेनमार्क को मारने के लिए। ये अपने आप तोड़ देगा, कहेगा मैं वियना की संधि को नहीं मानता। कौन, जोसेफ, फ्रांसिस जोसेफ कहेगा मैं वियना की संधि का विरोध करता हूँ, वियना की संधि का विरोध, वियना की संधि का क्या करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, मैं वियना की संधि को नहीं मानता। अब यही चाहता था कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क की चाहता था, देखो इसका साथ लिया और साथ लेकर के जीत लिया किसको, डेनमार्क के दो क्षेत्र को। देखो दिमाग इसका। अब ये चाहता था कि जब ये इसको दे देंगे तो ये युद्ध जरूर करेगा, और जब युद्ध करेगा तो हम इससे आराम से जीत लेंगे। इसका साथ लेके इसको जीता, अब मारेगा खुद इसी को। ऑटो वन बिस्मार्क को इसीलिए कहते हैं, वह कहता था लौह एवं रक्त की नीति अपनाओ ना, आराम से कोई काम बनने वाला नहीं है,
मार दो एकदम सीधा, गर्दन उतार दो ना। और ये पूरा टैग है, फोटो कॉपी किया था सीधा बलबन से ना। आप लोग जब पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत तो वहाँ पढ़ोगे बलबन, गयासुद्दीन बलबन, वो अभी न अपनाया करता था 1266, डालोगे आ जाएगा 1266, गयासुद्दीन बलबन, वो कहा करता था लौह एवं रक्त की नीति। बिल्कुल सेम उसी का फोटो कॉपी किया था कौन? ऑटोवान बिस्मार्क। देखो इस क्षेत्र से इसको मिला करके इसको जीत लिया। अब ये जब विद्रोह यहाँ के लोग कर दिए तो कह रहा है हाल्स्टाइन के लोग विद्रोह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी उनसे कहवा रहा है, ऑटोवान बिस्मार्क कहवा रहा है कि आप विद्रोह करिए। तो कह रहा है भैया विद्रोह करोगे तो कर लो, आओ लड़ लो। तो अब फिर लड़ रहा है किससे? अब वियना की संधि को तोड़ देगा कौन? और यही चाहता है कि खुद तोड़ेगा तो सब अगल बगल के समाज में बेइज्जती होगी। किसकी? ऑटोवान बिस्मार्क की। इसीलिए खुद नहीं तोड़ रहा है वियना की संधि। खुद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कौन तोड़ रहा है? खुद ऑस्ट्रिया खुद कह देता है कि मैं वियना की संधि को नहीं मानता। तो उसमें हुआ क्या था? दोस्तीपूर्ण था कि हम लोग वियना की संधि में दोस्ती करते हैं 1864 में। अभी आपने देखा जनवरी में किया, फरवरी में युद्ध कर लिया। अब यहाँ वियना की संधि को एक खुद तोड़ दिया कौन? ऑस्ट्रिया। अब इसको मिल गया माहौल, अब अपनी सेना लेकर के अब लड़ लेगा किससे? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया से लड़ेगा तो तीन बाधाएं कौन? इसका साथ दे सकता है फ्रांस, इसका साथ दे सकता है रूस, इसका साथ दे सकता है नीचे इटली है। कौन है? इटली को कहेगा मैं आपको कुछ एरिया दूंगा, आप युद्ध में मत आइए, तटस्थ रहिए। और एक ब्रिटेन दे सकता है, ब्रिटेन तटस्थ की नीति अपनाएगा, वो किसी में ज़्यादा उलझता नहीं ना, तो ब्रिटेन आएगा ही नहीं। आने का चांस फ्रांस का है, रूस का है। रूस को याद दिलाएगा क्रीमिया युद्ध का, कि क्रीमिया युद्ध याद करो, ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक मेटरनिख खूब लड़ा था आपसे, भूल गए? तो ये कहेगा नहीं नहीं भूले नहीं है, मारेंगे जरूर इसको। और कहेगा याद करो पोलैंड के युद्ध में मैंने आपका ही साथ दिया था, और जर्मनी का। और कहेगा कि मैं याद करो राजदूत था तो आपके यहाँ आपसे दोस्ती किया था। देखो तीन काम किया है। पहला काम इसको याद करा दिया रूस को, किसका? क्रीमिया युद्ध का। दूसरा कहेगा मैंने आपका साथ दिया था पोलैंड युद्ध में। तीसरा कि जार निकोलस द्वितीय, रूस के जार निकोलस द्वितीय का क्या था? ये जार अलेक्जेंडर सेकंड का खुद ऑटोवान बिस्मार्क क्या बना था? मित्र। याद करो जब पढ़ाए थे ना, कल जब बताए थे तो कहे थे कि ये मित्र बन जाता है जब राजदूत बनता है रूस का। तो रूस के राजदूत के पद पर जब होता है तो इसे पता था, पहले ही दूरदृष्टि ये जानता था कि कभी न कभी अगल बगल का युद्ध होगा, अगर दोस्ती बनाए रहेंगे तो काम बन जाएगा। और फिर याद करो 1862 में फ्रांस में भी इसने दोस्ती किया जाके निकोलस तृतीय से ना। याद करो नेपोलियन तृतीय से, हाँ नेपोलियन तृतीय से, फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से। तो यहाँ से दोस्ती काम आया। फ्रांस को कहा नेपोलियन तृतीय आप मेरे दोस्त हो, आप इसमें मत आओ, इस ऑस्ट्रिया के युद्ध में आप मत आओ। तो रूस को याद दिला दिया क्रीमिया युद्ध, पोलैंड में सहायता इसका, और खुद रूस को कह दिया कि हाँ मैं आपका दोस्त हूँ। तो तीन चीज़ इस पर याद कराया। ये कहा कि भाई हम नहीं आएंगे। इसको कहा फ्रांस को कि आप मेरे दोस्त भी हैं, और आप अगर हम जीतेंगे तो राइनलैंड का क्षेत्र हम किसको दे देंगे? आपको। इसको लालच दिला दिया कि राइनलैंड का क्षेत्र हम किसको देंगे? आपको। अगर हम इससे जीत गए तो हम राइनलैंड का क्षेत्र आपको दे देंगे। तो ये वाला बात सुन करके फ्रांस नहीं आया। फ्रांस तटस्थ हो गया, इटली तटस्थ हो गया, रूस तटस्थ हो गया, और तटस्थता में विश्वास करता था ब्रिटेन। अब बचा अकेला कौन? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध। ठीक, अब ऑस्ट्रिया से निर्णायक युद्ध होगा। उतारो इतना तब। ये वियना की संधि से इनकार कर देगा, और तब क्या होगा? जैसे ही इनकार किया, और इसी फिराक में था कौन? ऑटोवान बिस्मार्क। युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। और जुलाई 1866 में, जुलाई 1866 सेडोवा का युद्ध, 1866 में कर देगा सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। और सेडोवा के युद्ध में देखो ऑस्ट्रिया की हार हो जाएगी। सेडोवा के युद्ध में आमने सामने कौन है? प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की क्या होगी? हार, और प्रसा जीत जाएगा। और जैसे ही जीतेगा यह अगले ही कुछ दिनों बाद संधि कर लेगा, प्राग की संधि। किसके साथ करेगा? ऑस्ट्रिया के साथ। प्राग की संधि।
अब देखो जब ये जीतेगा ना तो इसके ऊपर बहुत भयानक प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कौन नहीं लगाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया के ऊपर बहुत भयानक क्या नहीं लगाएगा? प्रतिबंध। क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ही दूरदृष्टि वाला है। वो राइनलैंड को फ्रांस को देगा नहीं, वो जानता है दूंगा नहीं। पहले अगर पता चला फ्रांस की सेना और ऑस्ट्रिया की सेना आ जाती तब किसकी हार हो जाती? प्रसा की। इसीलिए इसको तटस्थ करने के लिए इसको लालच दिया है। क्या लालच दे दिया है? और जब ये हारेगा तो इसके ऊपर ये जुलाई 1866 सेडोवा की युद्ध होगा और उसमें प्राग की संधि करेगा। जब ये हारेगा तो इसी के साथ बैठ करके संधि करेगा और संधि में इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न तो कुछ एरिया, जैसे जो क्षेत्र जो व्यक्ति हार जाता था जो राजा ना, तो पहले का नियम होता था कि उसके क्षेत्र को अपने में मिला लिया जाता था। ये जानबूझकर इसके क्षेत्र को अपने में मिलाएगा नहीं और न ही इसके ऊपर कोई कड़े प्रतिबंध लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अगले ही साल हमको युद्ध लड़ना है। किससे? फ्रांस से। अब उसका टारगेट है इसको हराया, अब इसको हराने का। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाता तो ऑस्ट्रिया गुस्से में एकदम वो रहता और जैसे ही फ्रांस के साथ युद्ध होता तो ये भी अपना हाथ सेकने आ जाता। तो अब ये ऑस्ट्रिया आएगा नहीं क्योंकि ऑस्ट्रिया के ऊपर बस हारा भर है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो जब इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो अब फ्रांस कहने लगा आप जीत गए, अब हमको क्या दीजिए? राइनलैंड। कहेगा नहीं देंगे। क्या कर लेंगे ना? नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। कहेगा आप युद्ध करेंगे और क्या करेंगे? तो आओ फिर 1870 में यहाँ लिख दें 1870 में युद्ध होगा। 1870 इस 1870 में प्रसा और फ्रांस का युद्ध, प्रसा और फ्रांस। और इस युद्ध का नाम सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांस की हार हो जाएगी। इस युद्ध में फ्रांस की हार। अब फ्रांस हार गया। देखो इधर से फ्रांस हारा किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में। सेडान के युद्ध में फ्रांस को हरा दिया। किसके? सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया और ये हार गए। अब इसके रुकावट इसके माने रास्ते में कोई नहीं। अब आराम से क्या कर सकता है? जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी का एकीकरण होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो इसलिए लगातार युद्ध करता रहेगा 1864 से लेकर 1870 तक, 7 सालों तक, और लगातार जीतता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही दूरदृष्टिवादी आदमी है और बहुत ही समझदार। ये जिसको लड़ना रहेगा उसको पहले अलग थलग कर देगा। देखो किस तरीके से ऑस्ट्रिया को अलग थलग किया। पहले मिलाया और मिला के दोनों को जीता, फिर इससे अपने आप संधि तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? क्योंकि ऐसा एरिया इसको दिया कि जिसमें जर्मनी के लोग ज़्यादा थे और जर्मनी के लोग विद्रोह कर दिए। तो इसको लगा, जर्मनी के राजा को लगा कि जानबूझकर विद्रोह कौन करा रहा है? खुद ऑटो वन बिस्मार्क। तो इसीलिए ये कहेगा मैं वियना संधि जो है मित्रतापूर्ण संधि उसको नहीं मानता। तो कहेगा नहीं मानता तो युद्ध कर लो। तो युद्ध कर लेगा। कब? जुलाई 1866 में सेडोवा का युद्ध होगा। उसमें ऑस्ट्रिया की हार होगी और उसके बाद प्राग की संधि करेगा। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, प्रसा। और इस ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि में कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएगा क्योंकि पता है उसको कि जब हम फ्रांस से किए वादे पर खरे नहीं उतरेंगे और राइनलैंड को नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में फ्रांस पक्का युद्ध करेगा। और जब फ्रांस युद्ध करेगा, अगर इसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, किसके ऊपर? ऑस्ट्रिया, तो उसमें ये भी हाथ सेकने आ जाएगा और फिर हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर कोई प्राग की संधि में कोई बड़े प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और जैसे ही प्रतिबंध नहीं लगाएगा, अगले ही साल फ्रांस के साथ, अगले साल क्या 1-2 साल बाद 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध हो जाएगा। कौन सा? प्रसा और फ्रांस का युद्ध, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? और उसमें किसकी हार होगी? फ्रांस की। अब फ्रांस की हार होगी। अब इसके पूरे रास्ते साफ थे। अब ये वर्साय की संधि माने फ्रांस के वर्साय के शीश महल में, ये फ्रांस के वर्साय के शीश महल में ये जर्मनी का एकीकरण का घोषणा कर देगा। और 1871 में 18 जुलाई 1871, कब? 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में, किस महल में?
वर्साय के शीश महल में, वर्साय के शीश महल में जर्मनी का एकीकरण कर देगा। जर्मनी का एकीकरण, और उस एकीकरण में प्रसा का चांसलर बनेगा, यानी जर्मनी का चांसलर, अब जर्मनी हो गया नाम, जर्मनी का चांसलर खुद बन जाएगा ऑटो बिस्मार्क, और वहाँ का राजा काइजर विलियम फर्स्ट कहेगा मैं जर्मनी का एकीकरण स्वीकार करता हूँ, मैंने जो जर्मनी का एकीकरण किया है उसको पूर्ण रूप से मिला देता हूँ क्षेत्रों को, और यह अब क्षेत्र पूरा जर्मनी के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ का राजा यानी काइजर विलियम फर्स्ट, और वहाँ का चांसलर कौन होगा? ऑटो बिस्मार्क। यह कौन सी नीति को अपनाया करता था? लौह एवं रक्त की नीति। पूछेगा लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाता था? ऑटो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? ऑटो बिस्मार्क। जर्मनी का, और जिसे जर्मनी का आयरन मैन ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है? ऑटो बिस्मार्क। इस तरीके से ऑटो बिस्मार्क ने अपने कूटनीति का प्रयोग करके किसका एकीकरण कर दिया? जर्मनी का। पूरा क्लियर हो गया होगा, और कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अब आप।